को दीपांकर, अभिषेक, गुड इवनिंग। बाकी सभी बच्चों को गुड इवनिंग, नमस्ते। चलिए, क्या हाल चाल है भाई सभी बच्चों का? लगे हुए हैं आप लोग अपनी तैयारी में? इस संडे आप लोगों का एडवांस है ना? इस संडे आप लोगों का जेई एडवांस है। पूरा सिलेबस आ रहा है, थोड़ा अच्छे से रिवाइज करके दीजिएगा, ठीक है? दुर्गेश, अभिषेक, तनिष्क, प्रिंस, रिश्ता, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। जिसका नाम दिखता है भाई मैं बोल देता हूँ, ये मत सोचना है कि मैं कोई सेलेक्ट करके नाम बोलता हूँ। स्क्रीन पे जिसका नाम शुरू शुरू में दिखता है बोल देता हूँ। बाकी जिनका नहीं भी दिखता है उनको भी गुड इवनिंग, नमस्ते। चलिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चों? स्कूल के पेपर के चक्कर में मत करिए, अगर मैनेज कर पा रहे हैं तो, है ना? क्योंकि देखो, आप अपने अंदर एक टेंडेंसी, देखिए क्या होता है, मैं आपको बताऊं एक बात। आप अपने आप को जितना ज्यादा कंस्ट्रेन में रह के अपना काम करने की आदत डालोगे तो कर ले जाओगे। अभी आप 11th के बच्चे हो, अभी से ये एक फ्रीडम लेके चलोगे कि जिस समय स्कूल में टेस्ट होगा, स्कूल में कुछ होगा तो क्लास मिस कर देंगे, बाद में देख लेंगे, रिकॉर्डेड देख लेंगे, या फिर बाद में जो है टेस्ट दे देंगे। तो इस चक्कर में जो है क्या होता है, इस चक्कर में आपके अंदर एक टेंडेंसी डेवलप हो जाती है। आप अगर करना चाहोगे तो दोनों कर सकते हो, ये सोच के चलो कि हमें दोनों साथ साथ करना ही है। अगर ऐसा माइंडसेट लेके चलोगे तो कोशिश करोगे तो कर ले जाओगे। शुरू शुरू में दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर ये माइंडसेट लेके चलोगे कि भाई जिस दिन टेस्ट होगा उस दिन क्लास बंक करेंगे, क्लास नहीं देखेंगे, बाकी ये टेस्ट भी नहीं देंगे, तो वो थोड़ा सा आप लोगों को जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम देता है, तो उससे जो है आपको और दिक्कत होगी, ठीक है? क्योंकि स्कूल, तुम्हें भी पता है, स्कूल जा चुके हो, देख चुके हो। स्कूल से अगर आप जेई के एस्पेरेंट हो तो स्कूल से अभी बहुत बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। जो भी बेनिफिट मिलेगा बस यही पीसीएम से मिलने वाला है, तो उसको टॉप प्रायोरिटी पे रखिए, ठीक है? फाइंड द टेंशन ऑफ स्ट्रिंग ऑफ काइट। तो काइट के का स्ट्रिंग का टेंशन आप नहीं कर सकते। आपको सैग वाला क्वेश्चन कराया है भाई। काइट आपकी जैसे भी होगी, मान लो ये है, ऐसा है, ठीक है, और ये ऐसे उड़ रहा होगा, तो आपको सैग वाला क्वेश्चन कराया है, और कहां पे टेंशन पूछा जाएगा आप निकाल सकते हो। यहां पूछा जाएगा तो ये टेंशन टी पूरा ऐसे हॉरिजेंटल होगा। किसी थीटा पे पूछा जाएगा, टी है ना, टी डैश, तो यहां का आपको थीटा दिया जाएगा, तो ये थीटा दिया जाएगा, तो आप यहां से टी डैश कॉस थीटा और ये टी डैश साइन थीटा, ठीक है भाई? ये आप यहां से कर सकते हो, टी डैश साइन थीटा। और यहां पे जो थ्रस्ट होगा, बॉइंट फोर्स। अब ये सब क्वेश्चन जो है हवा में मत पूछा करिए, ठीक है? आप हवा में कोई क्वेश्चन मत पूछिए। आपको फिर ये भी देना, क्वेश्चन बनाने वाला क्वेश्चन जो है ऐसे हवा में पूछ दिया, टेंशन ऑफ काइट बता दो, अरे कहां बता दो, क्यों बता दो, टेंशन क्यों आएगा? यहां पे कोई ऊपर फोर्स लगेगा जो थ्रस्ट होगा, और थ्रस्ट के लिए काइट का जो है कुछ वॉल्यूम होना चाहिए। काइट एक प्लेनर है, काइट एक प्लेन है ना, वो कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा? तो बहुत सारी चीजें आपको सोचनी है भाई, बहुत सारी चीजें सोचनी है। तो क्वेश्चन ऐसे हवा में नहीं पूछिए, पूरा चीज आपको डिस्क्रिप्शन पता होना चाहिए भाई। आकांक्षा, अगर आप फिडजी में जा रहे हैं अपनी, मैं तो पहले ये सलाह दूंगा कि जो तुम लोग एक भयानक गलती करते हो वो गलती आप मत करिए। अगर आप कोचिंग में एक ही मोड में पढ़िए, अगर आप किसी कोचिंग में जा रहे हो और वहां से आपका पर्पस सॉल्व हो जाता है तो आप वहां पढ़िए। अगर आपको लगता है कि नहीं वहां तो जीरो, यहां जो आप पढ़ रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में वहां का नॉलेज जो मिल रहा है वो जीरो है, और ऐसा आपको फील हो सकता है इस प्लेटफॉर्म के लिए, आप करके देख सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पे जब आप पढ़ रहे हैं
तो इस प्लेटफॉर्म के जिन टीचरों से आप पढ़ रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में जिस भी कोचिंग में आप पढ़ रहे हैं, खासकर अदर देन कोटा, अगर आप अदर देन किसी कोटा के कोचिंग में पढ़ रहे हैं, वेल नोन कोचिंग में पढ़ रहे हैं, है ना, आकाश फिटजी जो भी पढ़ रहे हैं, तो वहां पे जो आपको मिल रहा होगा और यहां जो मिल रहा है उससे आप अपने कंटेंट को मैच करिए। मेरे अकॉर्डिंग तो आप खुद ही आप कमेंट करके बता सकते हैं आपको क्या फील हो रहा है। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो वहां जाके समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आपने फीस दे दिया है भारी भरकम, इस चक्कर में आपको जाना पड़ता है ना। घर वाले आपको पुश करके भेजते होंगे कि इतना फीस दिया है, घर में बैठा है भाई, ठीक है। हाँ, तो आप जो आपको अपने आंसर का आप बोल ही रहे हो, खुद ही बोल रहे हो कि नहीं सर यहां सब समझ में आता है, वहां नहीं समझ में आता है, तो फिर वहां जाके करते क्या हो? मत जाओ, बस टेस्ट देने जाओ, वहां का मॉड्यूल ले लो, वहां का मटेरियल ले लो, है ना, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बता दूं जितनी भी बाहर की कोटा के अलावा जितनी भी कोचिंगें हैं, है ना, वेल नोन कोचिंगें ही क्यों ना हो, ठीक है, कोटा बेस्ड जो कोचिंग नहीं है, जो कोटा बेस्ड कोचिंग नहीं हो तो बिल्कुल ही मतलब आप समझ ही सकते हैं, जिनका कोटा में कोई अस्तित्व नहीं है, उस टाइप की जो कोचिंगें हैं वो तो बिल्कुल ही मुझे लगता है कि वो फ्रॉडगिरी ही कर रही हैं और कुछ है नहीं। तो चलिए करते हैं अपनी कहानी शुरू। नेक्स्ट अपना टॉपिक है वर्क पावर एनर्जी। तो सॉरी, वर्क पावर एनर्जी में हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। तो वर्क, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई उत्कर्ष, मैं अब नाम नहीं लेना चाहता हूं, ठीक है। बाकी जो साउथ बेस्ड जो कोचिंग है दोनों, वो काफी अच्छी कोचिंग है, उसमें मैं बात नहीं कर रहा हूं। जो नॉर्थ इंडिया में जो कोचिंग है ना, अदर देन कोटा बेस, जिनका कोटा में कोई बेस नहीं है, मुझे उससे पर्सनल जो है, मैं उसमें काम किया हूं इसलिए बता रहा हूं, मेरा जो है कोई बहुत ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वर्क एनर्जी थ्योरम में हम बात करेंगे क्या, देखिए कि वर्क डन बाय, स्टेटमेंट लिखते हैं, तुम्हारे स्कूल में भी आएगा, स्टेटमेंट पहले लिख लो, अपना स्टेटमेंट मत दे के आना। इन्होंने कहा था ये थ्योरम क्या कहता है, किसी साइंटिस्ट ने नहीं कहा था, ये एक थ्योरम है। थ्योरम ये कहा था कि वर्क डन बाय all the forces either conservative, वो फोर्सेस कैसे हो सकते हैं, आइदर कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव, है ना, और अदर्स इज इक्वल टू change in kinetic energy, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाई है ये। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज आइदर कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव और अदर्स, है ना। तो किसी बॉडी पे बहुत सारे फोर्स लग रहे होंगे और वो फोर्स अलग अलग कैटेगरी के होंगे। दो कैटेगरी हम जानते हैं, एक कंजर्वेटिव और दूसरा नॉन कंजर्वेटिव। हो सकता है कि बाकी जो फोर्स है वो इन दोनों से अलग कैटेगरी में हो, तो कंजर्वेटिव हो चाहे नॉन कंजर्वेटिव हो, हालांकि आपको यहाँ पे अदर्स मिलेगा नहीं, और अदर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी जिस पे ये फोर्सेज लग रहे होंगे। ये स्टेटमेंट है अपना वर्क एनर्जी थ्योरम का, ठीक है। अब इसका ये मतलब है कि मैथमेटिकली आप इसको कैसे लिख सकते हो, मैथमेटिकली आप इसको लिखोगे कि W कंजर्वेटिव
W कंजर्वेटिव प्लस W नॉन कंजर्वेटिव, W कंजर्वेटिव प्लस W नॉन कंजर्वेटिव प्लस W अदर्स, मतलब अदर फोर्सेज विच आर नॉट इन दिस कैटेगरी, दैट इज इक्वल टू डेल्टा के। ये आप बोल सकते हो, ये आप बोल सकते हो। तो दैट इज द स्टेटमेंट एंड दिस इज द मैथमेटिकल रिजल्ट ऑफ दिस थ्योरम, है ना। वर्क एनर्जी थ्योरम का ये स्टेटमेंट है और ये अपना जो है, ये अपना जो है इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। तो W कंजर्वेटिव प्लस W नॉन कंजर्वेटिव प्लस W अदर्स इक्वल टू डेल्टा के, दिस इज द स्टेटमेंट। चलिए इस स्टेटमेंट को प्रूव करने की कोशिश करते हैं अपने फंडामेंटल तरीके से, बाकी बहुत भी तरीके हैं, तो हम जो जानते हैं काइनेमेटिक्स उससे थोड़ा प्रूव करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई एक बॉडी है, कोई एक पार्टिकल है, वो किसी कर्वलीनियर मोशन में जा रहा है, कैसा भी मोशन हो सकता है ना, उसमें बहुत सारे फोर्सेज लग रहे हैं। कर लेंगे भाई, तुम्हें मतलब तनिष्क बाबू आप कुछ भी अपने से करना नहीं चाहोगे, आपको मैंने उसी टाइप के क्वेश्चंस कराए थे और आपको स्लाइड में मैंने एज इट इज क्वेश्चंस भेजे और आप उसका भी डिस्कशन चाहते हो। आपको उसका आंसर मांगना चाहिए कि सर एटलीस्ट आंसर दे दीजिए कि मैच कर लें, मतलब आपको उसको भी डिस्कस करा लेना है, तो खुद क्या करोगे। तो वर्क डन बाय, यहां पे कोई पार्टिकल है, मान लो ये पार्टिकल अपना जा रहा है, इस पे बहुत सारे फोर्सेज लग सकते हैं, कितने भी फोर्सेज लग सकते हैं, सबका मैं बस रिजल्टेंट दिखा रहा हूं, है ना। इसमें सो मेनी फोर्सेज आर देयर, इस पार्टिकल पे बहुत सारे फोर्सेज लग सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे फोर्सेज लग सकते हैं। तो इस पे जितने भी फोर्सेज लग रहे हैं F1 F2 F3 F4 F5 Fn, है ना, सबका कुछ ना कुछ रिजल्टेंट होगा भाई, बोलो। अब उस रिजल्टेंट का एक टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा और एक रेडियल कंपोनेंट, ये तो आप जानते हो कर्वलीनियर मोशन है, तो एक हमारे पास टेंजेंशियल होगा और एक अपने पास रेडियल होगा, ये तो समझ रहे हो। तो इन दोनों का जो भी अपने पास टेंजेंशियल या रेडियल होगा और ये अपना नेट फोर्स होगा, दिस नेट फोर्स इज बेसिकली रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस, रिमेंबर दिस। दिस इज योर एफ नेट। ये अपना एफ नेट है और ये है अपना एफ नेट टेंजेंशियल और ये है एफ नेट रेडियल, ठीक है, एफ नेट रेडियल। टी और आर का मतलब समझते हैं ना, ये नेट टेंजेंशियल फोर्स है, मैं यहां लिखे दे रहा हूं। एफ नेट का मतलब है इट इज वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, है ना। एफ कंजर्वेटिव प्लस एफ नॉन कंजर्वेटिव, यहां बहुत फोर्सेस लग रहे होंगे, और प्लस एफ अदर्स, मैंने उनको दिखाया नहीं है। तो जितने भी फोर्सेस लग रहे होंगे इन सभी का आपने क्या किया, कंपोनेंट लिया और फिर क्या हुआ, इसमें से नेट फोर्स आपको ऐसा मिला रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है, ये है। अब एफ नेट टेंजेंशियल, आप सबको पता है एफ नेट टी क्या है, एफ नेट टी है अपना इसका नेट टेंजेंशियल फोर्स जो इसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देगा, इसके स्पीड को चेंज करेगा, सभी बच्चे जानते हैं। एफ नेट टी का मतलब है टेंजेंशियल, नेट टेंजेंशियल फोर्स, है ना, नेट का कंपोनेंट है, तो आप ऐसे लिख लो नेट, ये है टेंजेंशियल फोर्स। और एफ नेट आर का मतलब है नेट रेडियल फोर्स, ठीक है। तो किसी इंस्टेंट पे मान लेते हैं कि इसकी जो वेलोसिटी है इस समय पे इधर ही होगी, वो v है, और इसका एक्सेलरेशन भी सभी को पता है 80 इधर होगा, है ना।
AT जो होगा, AT अपना इधर होगा। तो आप AT क्या लिख सकते हो, इसका मास अगर m लेते हो, है ना, तो AT आप क्या लिख सकते हो, अगर इसे आप AT बोल रहे हो, ये टेंजेंशियल है AT, तो AT क्या लिख सकते हो बताओ, सर्कुलर मोशन याद करो सभी बच्चे, AT क्या लिख सकते हो, AT। अच्छा ये बताओ कि वर्क डन कौन करता है, हाँ इस पे भी बात कर लेते हैं कि जो नेट फोर्स है उसके दो कंपोनेंट है, तो इसमें वर्क कौन करेगा, कमेंट करके बताएंगे प्लीज, वर्क कौन करेगा। ये जो अपने पास नेट फोर्स है, जो इन सब का रिजल्टेंट है, जो इधर आया है, इसका एक कंपोनेंट टेंजेंशियल है, एक रेडियल है, तो वर्क कौन करेगा, हु इज गोइंग टू डू वर्क। नेट फोर्स जीरो कैसे है यार, नेट फोर्स जीरो कहां है, जिधर डिस्प्लेसमेंट होगा। ऐसा ना बोलो यार, इतना सर्कुलर मोशन पढ़ाया है, अरे टेंजेंशियल फोर्स वर्क करेगा, रेडियल का हमेशा वर्क डन जीरो होता है, बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई, बाकी बच्चे बता रहे हैं। तो हमारा जो वर्क होगा, वर्क डब्ल्यू नेट जो होगा, ओनली ड्यू टू एफ नेट टेंजेंशियल, एफ नेट टेंजेंशियल, ठीक है। तो नेट टेंजेंशियल फोर्स का वर्क होगा, बिल्कुल। मान लेते हैं कि थोड़ा सा वो डीएस डिस्प्लेस कर गया, तो डीएस के डिस्प्लेस करने से इस पे वर्क हुआ, मान लो इसने थोड़ा सा क्या किया, डीएस का डिस्प्लेसमेंट लिया, ये वेरिएबल भी हो सकता है ना, तो हमने मान लिया कि ये थोड़ा सा डीएस और मूव किया, और इस डीएस के मूव करने से इस पे वर्क हुआ। ये मान लो ये थोड़ा सा डीएस मूव किया, तो डीएस अगर मूव किया तो कितना वर्क हुआ, लेट डी डब्ल्यू बी द वर्क डन, फॉर डीएस डिस्प्लेसमेंट, है ना, डीएस डिस्प्लेसमेंट के लिए डी डब्ल्यू वर्क हुआ, तो डी डब्ल्यू क्या लिखोगे, वो नेट वर्क डन होगा, और वो किसके वजह से होगा, एफ नेट टेंजेंशियल उस समय का इंटू डीएस। एफ नेट टेंजेंशियल को क्या लिख सकते हो, एम इंटू एटी इंटू डीएस, और एटी को, उस समय के एटी को और क्या लिख सकते हो, वी डीवी बाई डीएस, ये सब आपने पढ़ा है। एटी को और क्या लिख सकते हो, वी डीवी बाई डीएस, तो डी डब्ल्यू ये हो जाएगा एम वी डीवी बाई डीएस इंटू डीएस, तो डीएस अपना कैंसिल होता है। तो मान लो नेट वर्क डन जो है, इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं, वी इनिशियल को यू ले लेते हैं, यू मीटर पर सेकेंड, है ना, और वी फाइनल को कुछ वी मीटर पर सेकेंड ले लेते हैं। इस समय इसके पास वेलोसिटी कुछ वी मीटर पर सेकेंड है, तो इसको इंटीग्रेट करें, जब ये यू से वी हो गया तो डी डब्ल्यू अपने पास हो जाएगा, यहां से आपको डी डब्ल्यू क्या मिलेगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एम वी डी वी, इसे आप इंटीग्रेट कर दोगे जीरो से डब्ल्यू नेट, और ये इसे यू से वी, है ना, तो आपको क्या मिल जाएगा, डब्ल्यू नेट इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, एंड दैट इज योर वर्क एनर्जी थ्योरम, डब्ल्यू नेट इक्वल टू डेल्टा के, है ना, तो डब्ल्यू नेट इक्वल टू डेल्टा के। तो इस तरीके से आप एक बेसिक तरीके से प्रूव भी कर सकते हो कि नेट वर्क डन जो होगा किसी भी फोर्स का, जो रिजल्टेंट ऑफ सो मेनी फोर्सेस, है ना, दिस फोर्स नेट इज द रिजल्टेंट ऑफ सो मेनी फोर्सेस, ओके, तो दिस आर द रिजल्टेंट ऑफ सो मेनी फोर्सेस, तो उसका जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा दैट इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर वर्क डन, बिकॉज योर रेडियल फोर्स इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। तो यहां से हमने फिर ये प्रूव कर दिया कि जो नेट वर्क डन होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। क्लियर है बच्चों, तो नेट वर्क डन अपना क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो दिस डेरिवेशन, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम के बाद ये देखते हैं जो तुम लोगों ने बचपन में पढ़ा था, ऐसा कुछ सुना था बचपन में, मतलब 8th या 9th क्लास में,
ये वर्ड सुना है तुम लोगों ने? 8th या 9th क्लास में जरूर सुना होगा। 8th या 9th क्लास में तुम लोगों ने जरूर सुना होगा। क्या है ये? थोड़ा कमेंट करके प्लीज बताओ। 8th या 9th क्लास में तुम लोगों ने सुना होगा। लिखना है, लिखिए। बहुत बढ़िया। आदर्श, प्रणव, बिल्कुल आप लोगों को याद है। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज याद है, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल ठीक है। अब एनर्जी कंजर्वेशन आपको याद है, तो चलिए देखते हैं ये आया कहां से। क्या रॉन्ग है भाई? अरे सुमन, क्या रॉन्ग है भाई? जल्दी से बता दीजिए, आगे बढ़े। क्या रॉन्ग है? जो सुमन भाई साहब हैं, बता दीजिए आपको क्या रॉन्ग है, आपको क्या रॉन्ग लग रहा है। भाई साहब लिखे पड़े हैं रॉन्ग 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 रॉन्ग। एम कहां से आया? एम मास है भाई। एम कहीं से आया थोड़े, बॉडी का मास है, ये बॉडी का मास है भाई। और एम कहां से आया? ये एम दिख नहीं रहा है तुम्हें? एम, एफ नेट को मैंने लिख दिया एम इंटू 80। अरे यार इससे टाइम खराब हो रहा है बस क्लास का। एफ नेट है एम इंटू 80, और फिर 80 को लिख दिया वी डीवी बाई डी एस। ये लिखा हुआ है सब, एक एक स्टेप तो लिखता हूं मैं। और जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये काइनेटिक एनर्जी का चेंज बन जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का चेंज बन जाएगा। चलिए आगे बढ़िए भाई। तो चलिए देखते हैं एनर्जी कंजर्वेशन कहां से आया। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन हमारे पास जो आया वो वर्क एनर्जी थ्योरम का स्पेशल केस है। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम का स्पेशल केस है अपना एनर्जी कंजर्वेशन। तो क्या लिख सकते हो आप? एनर्जी कंजर्वेशन इज ए स्पेशल केस, ये इंपॉर्टेंट है। एनर्जी कंजर्वेशन is the special case of वर्क एनर्जी थ्योरम। पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि एनर्जी कंजर्वेशन वर्क एनर्जी थ्योरम का स्पेशल केस है। कैसे? अब स्पेशल है तो कोई कंडीशन होगी कि किस केस में हमारा एनर्जी कंजर्वेशन जो है वर्क एनर्जी थ्योरम एनर्जी कंजर्वेशन बन जाता है। ठीक है, तो एनर्जी कंजर्वेशन इज द स्पेशल केस ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम व्हेन ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस प्रेजेंट, कंजर्वेटिव फोर्सेस प्रेजेंट। तो सभी बच्चों को यह जानकारी मिली कि जब हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स केवल रहेंगे सिस्टम में, W नॉन कंजर्वेटिव और W अदर्स जीरो रहेंगे, केवल हमारे पास क्या रहेगा? कंजर्वेटिव, तो हमारा ये वर्क एनर्जी थ्योरम ही एनर्जी कंजर्वेशन बन जाएगा। तो हम वर्क एनर्जी थ्योरम से एनर्जी कंजर्वेशन प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? देखो, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इस केस में दैट इज W नॉन कंजर्वेटिव, जब ये फोर्स ही नहीं होगा तो इसका वर्क भी जीरो होगा, इक्वल टू W अदर्स, इक्वल टू क्या मतलब? दोनों जीरो हैं, इंडिविजुअली लिख लो, और W अदर्स भी अपना जीरो है, ये भी जीरो है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे पास केवल कौन प्रेजेंट है? कंजर्वेटिव। तो अब अगर आप बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, आप यही तो बोलते हो भाई, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलते थे?
भाई वर्क एनर्जी थ्योरम आप क्या बोलते थे? रियल लाइफ में आप क्यों, आपके पास रियल लाइफ में जो है ग्रेविटी नहीं है भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है, वो कंजर्वेटिव तो है, तो बाकी फोर्सेज आपके सिस्टम में नहीं होंगे, केवल ग्रेविटी वर्क कर रहा होगा, तो आप वर्क एनर्जी थ्योरम को एनर्जी कंजर्वेशन बना सकते हो, ये कहने का मतलब है। तो बाई वर्क एनर्जी थ्योरम W कंजर्वेटिव, यही तो बोला था आपने अभी, प्लस W नॉन कंजर्वेटिव प्लस W अदर्स इक्वल टू डेल्टा के। और अभी आपने बोला कि अगर ये दोनों जीरो हो जाएं, ये दोनों जो है अपने जीरो हैं, है ना, ये अपने दोनों जीरो हैं, तो हमारे पास बचेगा केवल ये, तो W कंजर्वेटिव इक्वल टू डेल्टा के, इतना रिड्यूस हो जाएगा ये वर्क एनर्जी थ्योरम। बोलो बच्चों, अब याद करो सभी को कि कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क का डेफिनेशन क्या था। बाय डेफिनेशन W कंजर्वेटिव क्या बताया था तुम लोगों को, याद है सभी को? सिस्टम का जो वर्क है वो माइनस डेल्टा यू होता है, पोटेंशियल एनर्जी बाय डेफिनेशन ऑफ P, पोटेंशियल एनर्जी, यही लिखते हैं आप डेल्टा, बहुत बढ़िया। तो W कंजर्वेटिव इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, तो आप इसको यहां पे लिख सकते हो, दैट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा के। अब चेंज बच्चों आप यही लिखते हो हमेशा, U फाइनल माइनस U इनिशियल इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। इसको रीअरेंज करो, इनिशियल को एक तरफ ले आओ, फाइनल को एक तरफ, तो UI प्लस के आई इक्वल टू UF प्लस के EF। क्या मिलता है आपको? दिस इज द टोटल मैकेनिकल एनर्जी, है ना, दिस इज द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन बताया तो था भाई, पार्शियल डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन करा चुका हूं मैं आपको, जब मैं कंजर्वेटिव फोर्स करा रहा था तो F इक्वल टू माइनस डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल यू बाई डेल वाई सब बता चुका हूं। तो UI प्लस के आई इक्वल टू UF प्लस के EF। तो ये अपने पास आपको क्या दिखता है? दिस इज व्हाट, दिस इज द इनिशियल टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम दैट इज इक्वल टू फाइनल टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो ये आपको कंजर्वेशन ही बयां कर रहा है। दिस इक्वेशन रिवील्स यू about the conservation of energy, nothing else। ठीक है, तो this is your total mechanical energy remain constant, mechanical energy remain constant। कब? अंडर विच कंडीशन, अंडर विच कंडीशन ये भी ध्यान रखना है, जब हमारे पास केवल कंजर्वेटिव फोर्स हो। ठीक है, तो केवल आपके लेवल पे कंजर्वेटिव फोर्स कौन होगा सिस्टम में? ग्रेविटी और स्प्रिंग फोर्स। आपके इस लेवल पे 11th में आपको जहां पे भी केवल और केवल ग्रेविटी और स्प्रिंग फोर्स दिखे तो आप वर्क एनर्जी के जगह पे क्या कर सकते हो? एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो है मैं बता चुका हूं, एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेटिव बता चुका हूं। कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में आपके पास क्या होना चाहिए? ग्रेविटेशनल फोर्स और स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स अगर सिस्टम में है तो आप एनर्जी कंजर्वेशन करोगे या वर्क एनर्जी थ्योरम करोगे, वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगाओगे तो वो अपने आप एनर्जी कंजर्वेशन बन जाएगा। ठीक है भाई, अगर आप मान लो फ्रिक्शन आ गया सिस्टम में, कहां पे क्या करोगे वो सुनो। अगर सिस्टम में फ्रिक्शन भी आ गया तो फ्रिक्शन के वजह से आप क्या करने वाले हो? आप उसमें एनर्जी कंजर्वेशन नहीं कर सकते, आपको जनरल वर्क एनर्जी थ्योरम करना होगा। ठीक है, अब आगे आइए। आपने अभी देखा कि जो भी वर्क डन बाय क्या होगा?
नेट फोर्स होगा, ऑब्वियसली नेट फोर्स मतलब टेंजेंशियल कंपोनेंट, तो वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी देगा, मानते हो? तो अगर आपको फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया जाए, आपको फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया जाए, तो क्या आप वहां से इजिली बता सकते हो कि आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया जाए तो क्या आप इजिली बता सकते हो वहां से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं अगर आपको ऐसा क्वेश्चन बोलूं कि हमारे पास एक एफ फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है और वो ग्राफ कुछ ऐसा है। ठीक है, मान लो ये कोई पार्टिकल है वो एक्स एक्सिस पे चल रहा था ना, कोई पार्टिकल है वो एक्स एक्सिस पे चल रहा था और उसका फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया जा रहा है आपको, उसका फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ आपको दिया जा रहा है और इसकी वैल्यू आपको दी जा रही है जैसे 10 न्यूटन, ये न्यूटन में है। ठीक है, आपसे ये बोला जा रहा है। अब आपसे बहुत सारी चीजें इसमें पूछी जा सकती है। आपसे बोला जा रहा है कि फाइंड, हाँ, ए फोर्स पहले लिख दूं मैं, फोर्स acting on a particle which is initially at rest। ठीक है, फाइंड मास ऑफ द पार्टिकल भी ले लो, फाइंड velocity of particle at x equal to 3 meter at x equal to 5 मीटर। तो ये कर सकते हो सभी लोग? हाँ, ये भी दे रहा हूं। इसको भी 10 ही लेना पड़ेगा यार। इसको भी एक काम करो, स्ट्रेट लाइन है ना, स्लोप सेम होगा, सेम रखना पड़ेगा, स्लोप स्लोप सेम रखना पड़ेगा। थोड़ा सा इसको
ग्राफ को ऐसा बना लो, ये ऐसा बना लो। ये अपना 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ठीक है, और ये जो है अपना 10 ही है, मतलब -10। फटाफट करिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन सभी बच्चों को अब समझ में आता है कि वो वर्क एनर्जी से कितनी आसानी से कर लेंगे। अगर कोई काइनेमेटिक्स से करेगा, एम आपका 2 kg है, लिखा हुआ है, पढ़ा करो, मास ऑफ पार्टिकल इज 2 kg, मास ऑफ पार्टिकल इज 2 kg, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आप आसानी से कर सकते हो, है ना। अगर आप सोचो काइनेमेटिक्स से करते तो कितना जो है आपको दर्द होता। कैसे? आपको वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एक्स दिया है ना, फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, तो हर डोमेन में आपको फोर्स की इक्वेशन लिखनी पड़ती और फिर एक्सेलरेशन निकालना पड़ता आपका एम से, और फिर ए को वी डीवी बाई डी एक्स करके इंटीग्रेट करना पड़ता, है ना। वी डीवी बाई डी एक्स से आपको इंटीग्रेट करना पड़ता, तो कितना आपका दर्द बढ़ जाता। लेकिन ये क्वेश्चन आप बहुत आसानी वर्क पावर से कर सकते हो, सॉरी वर्क एनर्जी थ्योरम से कर सकते हो। तो बाई वर्क एनर्जी थ्योरम, तो बाई वर्क एनर्जी थ्योरम आप बहुत आसानी से कर सकते हो। इनिशियल देख लेना कि पार्टिकल क्या है। कभी कभी क्वेश्चन में इनिशियली पार्टिकल के पास वेलोसिटी होगी, मैंने यहां पे इनिशियली एट रेस्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका u 0 है ना, इसका u 0 है। कभी कभी क्या होगा कि आपको u दिया जाएगा, तो आपको चेंज में आपको इनिशियल भी फिर लेके चलना पड़ेगा। यहां पे इनिशियल 0 है, तो बाई वर्क एनर्जी थ्योरम आप क्या बोल सकते हो कि वर्क डन बाय दिस एफ इक्वल टू, पहले पार्ट के लिए अगर करना चाहोगे तो केवल हमारे पास बनेगा 3 मीटर तक, तो एक ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का एरिया, ठीक है। इसको आप चाहो तो नेमिंग कर लो, ए बी सी डी ई और ये एफ, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू एफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, ए पार्ट कर रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी, इसे आपको ई लेना चाहिए, ठीक है। तो सी डी ई कुछ भी ले लो यार, इसे जी ले लो, अच्छा इसे भी जी लोगे तो यहां भी देना पड़ेगा, ठीक है। अब हो गया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल सी जी डी, ये तो सब लोग समझ रहे हैं, ये सब लोग समझ रहे हैं। तो बस आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल ये निकाल लेना है, हाफ बेस, बेस इसका 2 है, इंटू हाइट अपना 10 है, अपना हाइट जो है 10 है, ठीक है। और ये जो है नेगेटिव है, तो ध्यान रखिएगा यहां माइनस होगा, माइनस हाफ इंटू ये नेगेटिव है, तो हाफ बेस, बेस अपना 1 है, इंटू हाइट अपना 10 है। यहां पे अब जल्दीबाजी में, यहां पे अगर आप माइनस ले चुके हो तो यहां पे माइनस मत कर देना, फिर वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना।
तो ये सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा 10 माइनस 5, दैट इज 5। और इसी को आप क्या लिख सकते हो, दैट इज इक्वल टू WF इक्वल टू 5 है, इसी को आप चेंज लिख सकते हो हाफ M V फाइनल स्क्वायर माइनस V इनिशियल स्क्वायर इक्वल टू 5। V इनिशियल यहां पर 0 दिया गया था, तो V फाइनल अपने पास हो जाएगा, ये 2 दिया गया था, तो V फाइनल आ जाएगा √5 मीटर पर सेकेंड। बहुत बच्चों का आंसर बहुत बढ़िया, बहुत पहले से दे रखे हैं बहुत बच्चों ने। एक कौन है भाई, दुर्गेश है, तुम दिखते ना तो अभी तो मैं दौड़ा देता। मैं वर्क जो है अपने पास ये 5, आप यहां पे सुनिए ध्यान से, आप यहां पे वेलोसिटी नहीं लिख पाओगे। वेलोसिटी जे कैप कैसे लिख रहे हो, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, भूल गए, यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस के लॉन्ग 5 आई कैप है, ठीक है। तो आपको ये स्पीड है, एक तरीके से आपको वेक्टर लिखना है तो आपको दिया जाएगा एक्स एक्सिस के लॉन्ग, अगर पार्टिकल ट्रेवल करेगा तो जे कैप कैसे लिख रहे हो, आई कैप होगा ना बेटा, तो ये गलत लिखा है आपने। इसी तरीके से आप 5 के लिए लिख सकते हो पूरा ट्रैपीजियम का एरिया माइनस पूरा ट्रायंगल का एरिया, तो ये आप खुद भी कर सकते हो। बी पार्ट, आई थिंक बी पार्ट सभी बच्चे खुद कर सकते हैं क्या, बी पार्ट सभी बच्चे खुद कर सकते हैं। चलिए, तो बी पार्ट में एरिया आप निकाल लीजिए और बता दीजिए, आंसर बता दीजिए, बी पार्ट का आंसर आप लोग बता दीजिए। तो बी पार्ट में जो होगा WF इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC प्लस एरिया ऑफ ट्रैपीजियम, और वो कितना होगा ट्रैपीजियम का एरिया CDEF। तो CDEF कर लोगे सब लोग, ये तो कर लोगे, एंड दैट इज इक्वल टू WF को क्या लिख सकते हो, हाफ MV फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ MV इनिशियल स्क्वायर, है ना। यही तो चेंज होगा, चेंज इन काइनेटिक, जिसमें कि ये टर्म अपना 0 चला जाएगा, और दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये आपको पता है हाफ बेस इनटू हाइट, और इसका जो ट्रैपीजियम का होगा वो नेगेटिव होगा। सम ऑफ 2 पैरेलल साइड्स, तो इसका 1 है, इसका अपने पास कितना है 3 है, 1 2 3, तो हाफ सम ऑफ 2 पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, हाइट है 10, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। सम ऑफ 2 पैरेलल साइड्स, तो सम ऑफ 2 पैरेलल साइड्स में एक का 1 है, दूसरे का 3 है, तो ये 4 बनेगा, इनटू हाइट, हाइट अपना 10 है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10 माइनस ये 5 और 4 20, ये नेगेटिव कैसे आ रहा है, मतलब वैल्यू, नेगेटिव आ रहा है ना, मैंने गलत वैल्यू लिया है, मतलब रूट नेगेटिव कैसे हो सकता है, ये वैल्यू थोड़ी गड़बड़ ले ली है, वही इसीलिए वैल्यू वाले क्वेश्चन बनाने में यही चैलेंज हो जाता है। 10 माइनस ये 4 है, हाँ वही आएगा, -20 आएगा, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा इसके लिए। स्पीड आपका नेगेटिव नहीं हो सकता ना भाई, देखो इधर ये ग्राफ में स्पीड आपका नेगेटिव नहीं हो सकता, ग्राफ में स्पीड आपका नेगेटिव नहीं हो सकता, ये तो समझ रहे हो सभी बच्चे। ये क्लियर है, हाँ तो ये वाला पार्ट हटा दे रहा हूं मैं, ठीक है। x इक्वल टू 3 तक, इसको मैं यहीं तक रखता हूं, क्वेश्चन एक ही रखता हूं, ठीक है, क्वेश्चन मैं एक ही रखता हूं, ठीक है बच्चों, ये हटा दे रहा हूं। क्वेश्चन यहीं तक रखते हैं, इसको ई कर लीजिएगा, तो ये अपने पास हो जाएगा
ट्रायंगल CDE, बाकी सब सही है। तो एक ही क्वेश्चन रखिए, उसका पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। मैथमेटिकल वैल्यू अलग ले ली है मैंने, ठीक है, इसीलिए नेगेटिव नहीं होगा। तो वैल्यू मैंने गलत लिया है, वो फंक्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो ये चीज तो हटा ही दे रहे हैं। चलिए, तो वर्क एनर्जी थ्योरम में आप ग्राफिकली भी आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम में बात करते हैं, हाँ ऊपर बना देने से सही है, बिल्कुल ऊपर बना देंगे तो आपका क्वेश्चन बन जाता, बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए छोड़िए, आप वो कर लेंगे, मतलब समझ गए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, एक इंक्लाइंड प्लेन है, और एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक है जिसको आप यहां से रिलीज कर रहे हो। छोटा सा ब्लॉक है, उसका डायमेंशन नहीं है, ना के बराबर है। इस ब्लॉक को आप यहां से रिलीज कर रहे हो, ठीक है। तो ये ब्लॉक जो है रिलीज होता है, एम मास का ब्लॉक है, ये एम मास का ब्लॉक है, ठीक है। और इसकी हाइट जो है आपको दे रखी है इस इंक्लाइंड प्लेन की, वो h है। दिस इज योर h, ये आपको h गिवन है, ये हाइट आपको दे रखी हुई है h। आपने इसको यहां से रिलीज कर दिया, ठीक है। अब ये कहीं पे जाके रुक जाता है, कहां पे रुकता है ये आपको दिया हुआ है, ये कहीं पे जहां पे रुकता है वो डिस्टेंस यहां से d है। ये ब्लॉक जहां पे आके रुक जाता है, यहां स्टॉप हो जाता है। क्यों स्टॉप होता है? क्योंकि ग्राउंड अपना रफ है, ये रफ है, और म्यू जो है इन दोनों के बीच का कोविशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ग्राउंड एंड ब्लॉक, ठीक है। ये यहां से रिलीज होता है, यहां पे रुक जाता है आकर, आपको बताना है। और ये कितनी दूरी पे रुकता है ये भी तुम्हें गिवन है। ये दूरी आपको दी हुई है यहां से, ये दूरी आपको यहां से दी हुई है, और वो कितनी दी हुई है d, वो d दी हुई है, ठीक है। तो आपको बताना है व्हाट इज म्यू, फाइंड म्यू if block stops after traveling a distance d, ठीक है। और ये आपको दिया हुआ है स्मूथ, ये आपका स्मूथ है, वेज आपका स्मूथ है। थोड़ा सा सोचिए, कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, अच्छा थोड़ा मैं क्या करता हूं, इसको भी रफ ही कर देता हूं, अभी फिलहाल रफ कर दे रहा हूं। ये भी म्यू है, कोविशेंट ऑफ, ये हटा दो यहां से, म्यू इज द, मैं यहां लिख देता हूं, म्यू जो है कोफिशिएंट है बिटवीन ब्लॉक एंड
बोथ द सर्फेसेस, मतलब इंक्लाइंड और हॉरिजेंटल, दोनों सरफेसेस को रफ ले लेते हैं। ठीक है, ये भी म्यू है और ये भी रफ है, ये भी रफ है, ऑल द सरफेसेस इज रफ, है ना। ऑल द सरफेसेस इज रफ। ठीक है, क्वेश्चन को मैंने थोड़ा चेंज किया। चलिए, अगर आप यहां पर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप एनर्जी कंजर्वेशन नहीं कर सकते, सभी बच्चों को क्लियर हो रहा है, आप यहां पे एनर्जी कंजर्वेशन नहीं कर सकते, आपको यहां पे केवल एक ही करना होगा, क्या, वर्क एनर्जी थ्योरम। आपको यहां पे वर्क एनर्जी थ्योरम ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहां पे फ्रिक्शन आ चुका है, तो फ्रिक्शन आ चुका है पूरे पार्ट में है। अगर यहां से यहां तक फ्रिक्शन नहीं होता तो यहां से यहां आप वर्क एनर्जी करो या क्या करो, एनर्जी कंजर्वेशन, बात बराबर है। लेकिन यहां सभी रफ है, ये पूरा सरफेसेस ही रफ है, तो जब ये पूरा रफ है तो आपको यहां पे क्या करना होगा, केवल वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना होगा और कोई चारा नहीं है। चलिए वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं। देखिए, यहां से यहां तक के लिए इसको अगर आप ए मानते हो और इसको बी मानते हो, तो वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर पाथ ए टू बी, बोलो ए टू बी के लिए हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं। एंगल, भाई ने पूछा है एंगल क्या है, एंगल नहीं दिया हुआ है, चलो और बोलो, एंगल मैंने नहीं दिया, मेरी मर्जी, एंगल नहीं दिया मैंने आपको। तो वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर पाथ ए टू बी क्या लिखेंगे, ये क्वेश्चन जो है वही बच्चा कर पाएगा जो कल का एक स्पेशल केस मैंने कराया था, उसको अगर उसके दिमाग में है। कल मैंने आपको एक स्पेशल केस कराया था, एक स्पेशल क्वेश्चन कराया था, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, अगर वो आपके दिमाग में है वही बच्चा ये कर पाएगा, नहीं तो इसी तरह लोग एंगल पूछेंगे। तो जो बच्चा एंगल पूछ रहा है वो वहां तक सोच नहीं पा रहा है, उस लेवल पे नहीं जा पा रहा है। वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर पाथ ए टू बी क्या लिखोगे भाई, फोर्सेस क्या क्या लगेंगे, सभी बच्चों को पता है कि ग्रेविटी लगेगा, है ना, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, एमजी लगेगा। तो आपके पास तीन फोर्सेस हैं और फ्रिक्शन लगेगा और काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, यही तो फोर्सेस लगेंगे। अगर आप कोई भी इसकी एफबीडी बनाओगे तो एफबीडी बनाओगे तो आपके पास नॉर्मल रिएक्शन, एमजी और फ्रिक्शन, तीन ही फोर्स लगेंगे भाई। इन तीनों का वर्क आप लिखोगे तो क्या क्या लिखोगे, वर्क डन बाय एमजी प्लस वर्क डन बाय एफ के प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज इक्वल टू डेल्टा के। बोलो भाई, यही तो होता है, इतने ही फोर्सेस हैं आपके पास। तो अब मुझे बताओ कि वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा बच्चों। वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन पहले बात करते हैं। इस पूरे पाथ के लिए वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, कमेंट करके बताइए। इस पूरे पाथ के लिए वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा। नॉर्मल रिएक्शन पाथ पे परपेंडिकुलर लगेगा हमेशा, चाहे इस पाथ पे हो चाहे इस पाथ पे हो, तो नॉर्मल रिएक्शन का वर्क जीरो होगा। ये सबको समझ में आता है, नॉर्मल रिएक्शन का वर्क जीरो होगा, बिल्कुल। अब वर्क डन बाय एमजी की बात करते हैं। कल ही मैंने आपको बताया था कि इस ए से बी के लिए जो वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा, मान लीजिए इसको मैंने यहां पे सी बोल दिया, तो ए से सी का और सी से बी, तो वर्क डन बाय एमजी दो पाथ में लग रहा होगा। वर्क डन बाय एमजी फॉर पाथ ए से सी प्लस वर्क डन बाय एमजी फॉर पाथ सी से बी, ये समझ पा रहे हो तुम लोग। अब आप सभी बच्चों को पता है कि इस पाथ पे कोई वर्क डन नहीं होगा एमजी का, क्योंकि एमजी जो है इस पाथ पे नॉर्मल रिएक्शन ऐसा है, एमजी ऐसा है, हमेशा ऐसा होगा। किसी यहां पे बात करते हो तो यहां पर अपने पास नॉर्मल रिएक्शन ऐसा होगा, वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा।
mg आपका वर्टिकल होगा, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक ये और एक ये, तो उसका वर्क डन आप इजीली लिख सकते हो, है ना। फ्रिक्शन फोर्स आपका इसमें ऐसा होगा, एफ के ऐसा होगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, एफ के एन, है ना। और mg का जो होगा, mg वर्टिकल होगा, mg आपका हमेशा वर्टिकल होगा। तो आप mg को बाय डेफिनेशन भी लिख सकते हो। mg के वर्क को लिखने के दो तरीके हैं, mg के वर्क को लिखने के दो तरीके हैं। या तो बाय डेफिनेशन लिख सकते हो, W CB क्या हो जाएगा, इस पाथ के लिए इसका वर्क 0 होगा, और इस पाथ के लिए इसका वर्क आप लिख सकते हो। इसके दो तरीके हैं, या तो आप डेफिनेशन से लिख लो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। आप या तो इसके डेफिनेशन से लिख लो, W सिस्टम मतलब WMG इक्वल टू माइनस डेल्टा U, याद है, तो माइनस U फाइनल माइनस U इनिशियल। आप इसको जीरो पोटेंशियल मान लीजिए एब्सोल्यूट लिखने के लिए, तो आपके पास फाइनल कितना होगा, आप जीरो पोटेंशियल से ऊपर हैं, कितना ऊपर है, mgh, तो mgh अपना फाइनल हो गया, इनिशियल 0 हो गया। तो हमारे पास ग्रेविटी का वर्क उल्टा लिख दिया मैंने, फाइनल अपना 0 है, फाइनल ये है ना uf, ये फाइनल है और ये इनिशियल है। इसमें मैं बहुत छोटी छोटी बातें बता रहा हूं, इन सबको अगर आप नहीं ध्यान रखेंगे तो आगे आपको दिक्कत होगी अच्छे क्वेश्चंस में। ये भी एक अच्छा ही क्वेश्चन है, तो बहुत छोटी छोटी बातें बता रहा हूं, इसको ध्यान से समझिएगा। वर्क डन बाय ग्रेविटी को दो तरीके से लिख सकते हैं। mg एक कांस्टेंट फोर्स है, तो उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हमेशा नीचे है, तो उसको देखकर कोई बच्चा लिखना चाहे तो mg इंटू एच डायरेक्ट लिख सकता है, वो डायरेक्ट लिख सकता है। लेकिन कोई बच्चा अगर पोटेंशियल एनर्जी के डिफिनेशन से लिखना चाहता है तो यहां ऐसे लिखेगा, माइनस डेल्टा यू, क्योंकि ये सिस्टम का फोर्स है, तो यू फाइनल अपने पास यहां पर 0 है, जब ये यहां पर है तो जीरो पोटेंशियल लाइन पर है। यू इनिशियल अपने पास कितना है, mgh, तो ये माइनस और ये माइनस आपका प्लस हो गया, और वर्क डन बाय ग्रेविटी आपका पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज को आप या तो बाय डेफिनेशन लिख सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हो जो आपको पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से मैंने बताया है। mg हमेशा नीचे लगेगा, कांस्टेंट फोर्स है, तो इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहां से यहां पे ब्लॉक आया है, तो वर्टिकली नीचे गया है। याद है मैंने आपको जो बताया था, तो आप उससे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। और जिस डायरेक्शन में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है उधर ही डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्क डन अपना पॉजिटिव आएगा। ये क्लियर होगा सभी को। तो यहां पर अपने पास आ जाएगा mgh, ये आपने लिख लिया। चलो अब बात करते हैं WFK की। ये बहुत बढ़िया है, कमेंट करके बताइए वर्क डन बाय फ्रिक्शन, पूरे पाथ पे वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या लिखेंगे, जल्दी से कमेंट करके बताइए। आपको थीटा उटा कुछ नहीं दिया हुआ है, जल्दी बताइए वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय फ्रिक्शन जल्दी। बहुत बढ़िया भाई उपेंद्र, बहुत बढ़िया। बस थोड़ा सा गलती है, कुमकुम ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, विथ साइन लिखेंगे, विथ साइन, माइनस म्यू mgd, बहुत बढ़िया, माइनस म्यू mgd। क्यों भाई, आप बोलोगे सर ये कैसे, ये इसलिए क्योंकि यहां से A से C का फ्रिक्शन का वर्क बताया था कि इस पाथ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा मेरे भाई, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। इसको मैं O लिख दूं अगर, तो OC और प्लस CB टोटल, आप CB तो ये पूरा फ्रिक्शन फोर्स जब इधर लगो इधर रहेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स आपका यहीं लग रहा होगा इस तरीके से। तो काइनेटिक फ्रिक्शन तो ये होगा जो इसको रिटार्ड करके 0 किया है, तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां के लिए कल मैंने प्रूव किया कि इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन है, तो इंक्लाइंड प्लेन में तुम्हें बताया था कि n इक्वल टू mg cos थीटा हमेशा रहेगा, चाहे वेलोसिटी हो चाहे ना हो। क्यों भाई, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट है, कल बताया था। तो अब आप यहां से काइनेटिक फ्रिक्शन का जो A से C का वर्क होगा, है ना,
और या फिर सी से बी आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि इसका नेट जो वर्क होगा वो आप क्या लिख सकते हो, मैं डायरेक्ट अब लिख रहा हूं, ये किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, म्यू एम जी डी और ये माइनस के साथ। ये सभी को क्लियर है बच्चों? ये सभी को क्लियर है? कल वाला जो कॉन्सेप्ट था कि ये इंक्लाइंड के लिए जो काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क होगा उसका हम क्या लेते हैं, प्रोजेक्शन, दैट इज ओसी, ओसी लेंगे। और ये तो आपको पता ही है। और ये टोटल डिस्टेंस आपको वर्क डन बाय फ्रिक्शन बताएगी जो माइनस म्यू एम जी डी होगी। बस आपको इसको पुट करना है। व्हाट अबाउट डेल्टा के? डेल्टा के जीरो है। क्यों? क्योंकि फाइनली भी ये स्टॉप है और इनिशियली भी रिलीज्ड है। फाइनली भी ये स्टॉप है और इनिशियली रिलीज है, तो ना इसके पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी है ना इसके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। अरे माइनस क्यों आया भाई? तुम्हें नहीं पता माइनस क्यों आया? जिधर डिस्प्लेसमेंट होगा काइनेटिक फ्रिक्शन उसके अपोजिट लगेगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन मत पूछो यार, इतना वर्क के क्वेश्चन करा डाला। ठीक है, आपका काइनेटिक फ्रिक्शन इधर है और फोर्स इधर, सॉरी डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो F इंटू एस इंटू कॉस पाई। तो शायद सभी लोग समझ गए। इन सबको पुट करिए, इन सबको जो है पुट करो फर्स्ट में, तो इसको पुट कर दो। तो आप लोगों को आइडिया लग रहा होगा कि वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे करेंगे। और यहां पे जब पुट करोगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा, यही लिख दे रहा हूं। तो यहां से आपसे म्यू पूछा गया था, जो आएगा h बाई डी। बहुत प्यारा आंसर है, छोटा सा। म्यू जो अपने पास आ रहा है वो h बाई डी। तो एक रिजल्ट की तरह आप शॉर्ट नोट्स बनाते हैं अगर, तो एक ऐसे क्वेश्चन के लिए आप रिजल्ट की तरह यूज कर सकते हैं, है ना। इसको एक अच्छे रिजल्ट की तरह यूज कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन में। सीधे सीधे h देखिए और जितनी दूरी तक गया है वो कर दीजिए, तो आप यहां से म्यू निकाल सकते हो। आई थिंक सभी बच्चों को ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए यहां आगे बढ़े भाई, आगे बढ़े, जल्दी बताइए। तो वो ये क्वेश्चन आपके लिए इजी है, बाकी के लिए इजी नहीं है, क्योंकि ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन लिखने में लोग लौट जाएंगे, क्योंकि उनको थीटा नहीं दिया, वो थीटा मानेंगे। फिर यहां पे ये एच को, ऐसा नहीं है कि बिना इसके नहीं होगा, वो थीटा मानेंगे, फिर एच है तो उसको फिर यहां से ये लेंथ लिखेंगे और उसको फिर थीटा को एलिमिनेट कैसे करेंगे, थीटा को एलिमिनेट कैसे करेंगे, ये भी आपको समझ में आना चाहिए। लेकिन मैंने जो कल आपको स्पेशल केस बताया उससे अगर आपको ध्यान है तो आपके लिए एक इजी क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में मान लीजिए मैं थोड़ा सा ट्रैक चेंज कर रहा हूं और एक स्मूथ ट्रैक दे रहा हूं। मान लीजिए कोई ऐसा ट्रैक है, मान लो ऐसा कोई ट्रैक है, ठीक है। अब ये जो भी ट्रैक है जैसा भी बनाया बन गया है, तो ये जो ट्रैक है इसमें आपने क्या किया, एक ब्लॉक को, ब्लॉक या बॉल कुछ भी ले सकते हो, चलो बॉल ले लेते हैं। एक बॉल है, इसको आपने यहां से रिलीज किया है और ये हाइट आपको दे रखी हुई है,
ये हाइट आपको दे रखी हुई है, ये h है 3/2 मीटर, ठीक है। और पूरा सरफेस रफ है, म्यू जो है कोफिशिएंट, इसका मास 1 kg है। और म्यू है इन दोनों ट्रैक के बीच में, एक रफ ट्रैक है ये, ठीक है, ये रफ ट्रैक है। इसका म्यू दिया हुआ है म्यू मान लीजिए 2 दिया हुआ है, म्यू मान लीजिए 2 दिया है, म्यू ग्रेटर देन 1 जनरली नहीं होता है, आप वैल्यू ले सकते हो, वैल्यू से कोई दिक्कत नहीं है। आपको हजम नहीं हो रहा होगा तो ठीक है, आप 9.8 आप 0.2 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप नाराज हो रहे हो तो कि सर म्यू 0. बताया था कि म्यू बहुत सारे ऐसे आपको टायर्स मिलेंगे जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, म्यू आपको ग्रेटर देन 1 भी मिल सकता है। अब देखो बच्चों, यहां से आपको ये बताना है कि मुझे ये बताना है कि आपने इसको रिलीज कर दिया, इसको आपने रिलीज कर दिया यहां से, है ना, रिलीज्ड है। तो आपको बताना है कि ये इस पॉइंट से इसको नेमिंग कर दें, ये अपना ए है, ये बी है, ये सी है। तो आपको बताना है कि बी पॉइंट से कितनी दूरी पे जाकर ये रुकेगा, है ना, या टोटल डिस्टेंस कवर्ड बिफोर इट स्टॉप, यही लिख लेते हैं। फाइंड टोटल डिस्टेंस, या ये सही नहीं रहेगा, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम बी where the ball finally stop, ठीक है। और ये BC अपना रफ ट्रैक है, ये भी ध्यान रहे, ये वाला स्मूथ है, ये जो है अपना ये AB एंड आगे जो भी, चलो D ले लेता हूं, AB एंड CD ये अपने क्या है, आर स्मूथ ट्रैक, ठीक है। एंड BC इज रफ, BC इज रफ। क्वेश्चन सबको अब क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन सभी को अब क्लियर हो गया। चलिए तो इसको करते हैं, ये ट्रैक ऐसे ही बस कर्व टाइप का है, ठीक है, और फिर यहां पे ये फ्लैट हो गया, फिर ऐसे थोड़ा सा कर्व हो गया, 0.75 मीटर, ओके। एक बच्चे ने कर भी लिया है, चलिए बाकी लोग भी ट्राई मारिए, जल्दी से ट्राई मारिए। जल्दी से ट्राई मारिए, थोड़ा सा सोच लीजिए जल्दी से। बच्चों ने कुछ कुछ सोचा है, कुछ कुछ कैलकुलेट भी किया है, आंसर दे रहे हैं, अच्छी बात है। चलिए अब देखते हैं क्या हो रहा है, सोच लिया होगा जिसको सोचना है। तो बच्चों यहां से इसको रिलीज किए हो, ये स्मूथ है, तो यहां पे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, यहां ए से बी में स्मूथ है, तो ए से बी में जो वेलोसिटी लेके आएगा, फिर बी से सी में केवल रिटार्ड होगा, है ना, और फिर सी से डी में फिर से क्या होगा, फिर से वो चढ़ेगा, फिर लौटेगा। अब फिर लौटेगा तो फिर से यहां पे जो वेलोसिटी लेके आएगा, फिर इधर आएगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन इधर लगेगा, जब इधर जा रहा होगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन इधर लगेगा, तो इतने पोर्शन में वो केवल रिटार्ड होगा।
केवल इतने पोर्शन में वो रिटार्ड होगा, ये तो मानते हो। तो और फाइनली बोला गया है कि वो स्टॉप हो जाए, हमें नहीं पता वो कहां पे स्टॉप हो रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो भी हमारे पास टोटल डिस्टेंस डी है, मान लेते हैं कि डी डिस्टेंस कवर्ड किया उसने इस बीसी पे, डी डिस्टेंस, क्योंकि फ्रिक्शन केवल बीसी पे लगेगा, ध्यान रहे फ्रिक्शन केवल बीसी पे लगेगा। यहां तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो, यहां आप डायरेक्ट एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो। भाई बोलो, यहां पे जब भी उतरेगा तो वो कौन सी वेलोसिटी लेके निकलेगा? आप मान लो ए से बी में एनर्जी कंजर्वेशन करके बी पे वेलोसिटी लिखना चाह रहे हो तो वो भी आप कर सकते हो, है ना। आप मान लो चीजें क्या हुई होंगी, ये तो समझ रहे हो कि ये यहां से यहां उतरेगा तो कुछ वेलोसिटी लेके आएगा, ठीक है, और उसके बाद फिर यहां से ट्रैवल करेगा तो रिटार्ड होगा। फिर तो इस जोन में जो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, है ना, यहां से तो किसी जोन में यहां पे मान लो आ गया तो क्या होगा, इसके पास जो भी वेलोसिटी होगी इधर, काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा इसको रिटार्ड करेगा ना, काइनेटिक फ्रिक्शन इसको हमेशा इधर रिटार्ड करेगा। और एफ के जो है केवल बीसी में लगेगा, ठीक है, और यहां पे जो भी वेलोसिटी लेकर आएगा वो धीरे धीरे रिटार्ड होगा और फाइनली वो स्टॉप हो जा रहा है। शायद समझ गए होंगे सभी लोग। तो अगर मान लो यहां से यहां की वेलोसिटी वीबी पूछी जाए तो वीबी तो सब लोग एनर्जी कंजर्वेशन से बता सकते हो, यहां पे आप डायरेक्ट एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो। वीबी के लिए क्या लिख सकते हो, ए टू, इसकी जरूरत नहीं है फिर भी बता दे रहा हूं, फॉर ए टू बी, मान लो आपको चाहिए ए टू बी, आप एनर्जी कंजर्वेशन लिख सकते हो क्या? आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, है ना। आप ये मान लीजिए कि इनिशियली वो स्टॉप, फाइनली वो स्टॉप हो जाता है, तो बीच में इंटरमीडिएट से कोई लेना देना नहीं है, आपको इनिशियल स्टेट देखना है और फाइनल स्टेट देखना है। मान लीजिए कोई चाहता है कि वो वीबी लिखे तो वो लिख सकता है mgh इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी जरूरत है नहीं ऐसे, डायरेक्ट हम यहां पे वर्क एनर्जी थ्योरम करते हैं। तो बाय वर्क एनर्जी थ्योरम फ्रिक्शन भी है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम से हम ये बोल रहे हैं कि वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा, नॉर्मल रिएक्शन में बार बार नहीं लिखूंगा क्योंकि उसका वर्क जीरो होगा, ठीक है। तो मैं काम के उतने ही फोर्स लिख रहा हूं जिसका वर्क डन मिल रहा है, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन। यहां चलो मैं लिख दे रहा हूं बट ये हमेशा जीरो होगा, इक्वल टू डेल्टा के, यही तो है भाई, ये अपना जीरो है और डेल्टा के भी जीरो है, डेल्टा के अपना जीरो है। क्यों? क्योंकि फाइनली वो लिखा हुआ है स्टॉप हो जा रहा है ना। के फाइनल भी अपना जीरो है और के इनिशियल भी जीरो है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि फाइनली जब वो स्टॉप हो जाता है, मैं इसको हटा दे रहा हूं, फाइनली वो मान लो यहां पे स्टॉप हो जाता है, तो जब वो फाइनली यहां पे स्टॉप हो जाता है तो फाइनल ये जीरो है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, तो एक ही बार में जीरो होगा कोई जरूरी नहीं है, एक ही बार में जीरो होगा कोई जरूरी नहीं है, वो यहां से यहां जाएगा फिर ऊपर चढ़ेगा, तो इससे तो कोई लेना देना नहीं है ना भाई। यहां पे क्या होगा, इस ट्रैक पे क्या होगा, जो ये काइनेटिक एनर्जी लेके आएगा वो पोटेंशियल में कन्वर्ट होगा, फिर यही पोटेंशियल फिर यहां पे उतने ही काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। इधर भी जो काइनेटिक है इधर पोटेंशियल है, और फिर जब ये ऊपर चढ़ेगा कुछ और हाइट से तो फिर जब नीचे उतरेगा, तो इस जोन में इस ट्रैक और इस ट्रैक, जहां पे ट्रैक स्मूथ है वहां कुछ नहीं हो रहा है, वहां पे काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रहा है और पोटेंशियल काइनेटिक में। तो टोटल डिस्टेंस अगर हम डी बोलते हैं तो व्हाट इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। और ग्रेविटी का वर्क क्या होगा, ग्रेविटी का वर्क सभी को पता है कि फाइनली यहां पे आप जीरो बोल रहे हो और ये फाइनली यहीं पर ये फाइनल स्टेट है,
ये अपना इनिशियल स्टेट है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी आप क्या बोलोगे, mgh, जो कि 3/2 है, दिख ही रहा है। तो अब मैं ये डायरेक्ट लिख दूं, है ना, या माइनस डेल्टा यू से भी कर सकते हो, माइनस डेल्टा यू से भी कर सकते हो। तो ये आएगा mg 3/2, ठीक है। और वर्क डन बाई फ्रिक्शन क्या लिखोगे, म्यू mg इंटू डी इक्वल टू 0, जिसमें d क्या है, d हमने बोला है टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस है भाई, टोटल डिस्टेंस कवर्ड। मतलब हमेशा आपको पता है कि ये जो भी लग रहा होगा ये पहले ऐसे जाएगा यहां पर, और फिर यहां से फिर जो है इधर आ रहा होगा, और फिर ये यहां चढ़ेगा, धीरे धीरे इसकी हाइट कम होती जाएगी, फिर ये कम हाइट पे चढ़ेगा, फिर और कम हाइट पे चढ़ेगा, फिर धीरे 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 कहीं यहां पे आके स्टॉप हो जाएगा। शायद सब लोग समझ गए होंगे, क्लियर है सभी को। तो यहां पे कुछ फ्रिक्शन फोर्स जो भी लगेगा वो इसको रिटार्ड कर रहा होगा, तो टोटल डिस्टेंस इन यहीं पे फ्रिक्शन लग रहा होगा। तो एक बार जाना फिर आना फिर जाना फिर आना, हमें नहीं पता ना कि कितने ट्रिप में वो रुका है, तो हर ट्रिप पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा और उसका टोटल डिस्टेंस डी बोला गया है। टोटल डिस्टेंस अपना क्या बोला गया है, डी। ये क्लियर है। तो टोटल डिस्टेंस अपना यहां पे डी बोला गया है, तो उसको हमने डी निकाल लेते हैं। डी कितना आ जाएगा, अच्छा ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, ये 3 मीटर है। ये डिस्टेंस आपको, एक डिस्टेंस ले लेते हैं, ये 3 मीटर आपको दिया हुआ है। ये डिस्टेंस आपको, क्योंकि फिर आप एनालाइज नहीं कर पाओगे कि कहां रुकेगा, कितने ट्रिप पे रुकेगा, तो यहां पे इसको डिस्टेंस आपको ये दिया हुआ है, BC 3 मीटर आपको दिया हुआ है। LBC जो है वो 3 मीटर दिया हुआ है, ये गिवन है, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। तो यहां पे हमें क्या दिखता है कि D क्या आएगा, अच्छा ये मैंने गलत लिखा है, फ्रिक्शन फोर्स का वर्क नेगेटिव होगा, तो अपने पास आ जाएगा 3/2 mgd, 3/2 mg इज इक्वल टू म्यू mgd। अभी अभी हमने क्वेश्चन किया है उसी के जैसा ही है, mg कैंसिल हुआ, तो आपको म्यू क्या मिला, म्यू तो दिया हुआ है, अब d निकालना था, तो d क्या मिला, 3/2 इंटू म्यू, म्यू है 3/2, म्यू कितना है 0.2, सॉरी 0.2, तो 2/10, तो ये हो जाएगा अपने पास 30/4, तो 7.5 मीटर। तो इसने कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, 7.5 मीटर, ठीक है। तो इसने टोटल 7.5 मीटर कवर किया होगा और ये डिस्टेंस 3 मीटर है। तो क्या सभी बच्चे बता सकते हैं कि कितना ट्रिप मारा होगा, BC 3 मीटर है, ये यहां से गया होगा, फिर यहां पे आया होगा, फिर इधर गया होगा, तो सभी बच्चे अब बता सकते हैं कि उसने कितना ट्रिप लिया होगा और वो कहां पर रुकेगा। 7.5 को 3 के मल्टीपल में भी लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, देखो D को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 3 प्लस 1.5, 2 इंटू 3 प्लस 1.5, इसका मतलब ये पहले B से C एक बार ऐसे गया होगा, ये ट्रिप कंप्लीट किया होगा, फिर यहां से यहां आया होगा, फिर इधर गया होगा, फिर इधर चढ़ा होगा, 2 ट्रिप, और फिर जब ये लौट के आ रहा होगा तो यहां पे आधे मिड पॉइंट पे आके रुका होगा, मिड पॉइंट पे आके रुका होगा, ठीक है। 2 और आधा ट्रिप लिया होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ये 1.5 आपको, ये इंटीग्रल मल्टीपल है भाई, है ना, ये इंटीग्रल मल्टीपल है, 3 का इंटीग्रल मल्टीपल है, तो ये पूरा कंप्लीट कर जाएगा। तो उसके बाद ये यहां पे 1.5, तो ये 1.5 पे आके रुकेगा, तो ये अपने पास 1.5 पे यहां पर आके ये रुक जाएगा, 1.5 पे यहां पर रुकेगा, यही आपसे पूछा गया था। तो आप बता सकते हैं कि बॉल स्टॉप एट ए डिस्टेंस 1.5 फ्रॉम बी, ठीक है,
बी से 1.5 पे रुकेगा। क्लियर है? क्या कह रहे हैं? 4.5 मीटर ऊपर जाएगा तो एक्स्ट्रा के भी आएगी। नहीं नहीं, आप नहीं समझ रहे हो। ये यहां से एक बार जब गया और फिर जब यहां पे कुछ वेलोसिटी से जाएगा तो यहां वाले में आपको यही चेंज होगा कि जो भी ये काइनेटिक एनर्जी लेके आएगा वो पोटेंशियल, और फिर वहां से काइनेटिक, फिर ये इधर आएगा तो फिर ये रिटार्ड होगा, है ना? ये क्लियर है सभी को? बोलो भाई। अरे सभी बच्चों को ये क्लियर है कि नहीं क्वेश्चन? ये क्वेश्चन सभी बच्चों को क्लियर है? ठीक है। इसमें आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताओ पहली बार ये कितनी हाइट पे आएगा। चलिए इसी में मैं आपको क्वेश्चन देता हूं कि ये कितनी बार, इसी में मैं क्वेश्चन एक्सटेंड कर रहा हूं कि फाइंड, इसी में क्वेश्चन एक्सटेंड कर रहा हूं, एक क्वेश्चन बना रहा हूं, फाइंड द हाइट, फाइंड द वर्टिकल हाइट, फाइंड द वर्टिकल हाइट attained by the ball, है ना, फ्रॉम सी फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम में जो है बॉल जो है कितना वर्टिकल हाइट ऊपर गया होगा सी से। तो सी देखो कहां पर है तुम्हारा, ये है ना सी। तो सी से ये पहली बार कब ये ऊपर गया होगा? जिसको जाने की जल्दी है वो जा सकता है, मैं इसको कंप्लीट ही करके जाऊंगा। ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि हमारे पास जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन सभी बच्चे समझ गए? क्वेश्चन आपके पास यही था कि फर्स्ट टाइम पे मैंने इसमें एक एड ऑन कर दिया है क्वेश्चन, एक एक्स्ट्रा। ठीक है। और वो क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपके सामने ये है, इसको हटाते हैं, हमें काम का ये सब मतलब नहीं है। ठीक है। तो पहली बार वो कब जो है सी से मैक्सिमम हाइट पे कितनी बार आएगा पहली बार, ये आपसे पूछा गया था। ठीक है। फाइंड मैक्सिमम हाइट, ये बी पार्ट मैंने क्वेश्चन एक्सटेंड कर दिया। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल, है ना, फ्रॉम सी फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम क्यों बोल रहा हूं? आप सभी बच्चों को समझ में आता है फर्स्ट टाइम क्यों बोल रहा हूं? चलिए, तो अब क्या होगा? अब यहां पर आपको यह बोला जा रहा है कि फर्स्ट टाइम वो मतलब ये हुआ ना कि ये यहां पे आएगा, फिर ऐसे ऐसे चढ़ेगा, हमें नहीं पता वो कहां तक चढ़ेगा, तो ये आपको वो मैक्सिमम हाइट बतानी है। अच्छा, सभी लोग इमेजिन कर सकते हैं कि वो पहले बार से कम चढ़ेगा? कोई बताएगा मुझे कि ये सबको फील आ रहा है कि ये पहली बार से क्यों कम चढ़ेगा? क्यों? क्या फील आ रहा है आपको? अरे हाइट का मतलब वर्टिकली होता है यार। ठीक है। तो यहां पर अपने पास जो है इसलिए होगा क्योंकि यहां से यहां एनर्जी कंजर्व रहेगी, है ना। फिर यहां से बी से सी में ये जो टोटल एनर्जी है mgh वाली, वो यहां पे काइनेटिक का फॉर्म ले रही है। ठीक है। अब इसके बाद फ्रिक्शन जो है कुछ एनर्जी जो है हीट एनर्जी में डिसिपिएट करेगा, बिकॉज फ्रिक्शन इज ए रिटार्डिंग, फ्रिक्शन इज ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इफ फ्रिक्शन इज ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इट विल कंज्यूम सम एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो ये एनर्जी जब ये बॉल यहां से यहां पर आएगा, ये बॉल जो है जब ये बॉल यहां से यहां पर आएगा बच्चों, तो ये एनर्जी ये और ये बराबर एनर्जी नहीं होगी। ये चीज को समझिए, यहीं से आप एनर्जी कंजर्वेशन भी समझ सकते हैं कि ये एनर्जी इस एनर्जी के बराबर नहीं होगी, क्योंकि ये पूरी पोटेंशियल पूरी काइनेटिक में कन्वर्ट नहीं होगी, यहां कन्वर्ट होगी। फिर यहां के बाद क्या होगा
कि ये वीसी होगा कुछ, और फिर यहां से ये कुछ हाइट होगी, हमें नहीं पता ये हाइट कितनी होगी, यही तो निकालना है, तो ये हमें हाइट निकालनी है। तो क्या करने वाले हैं सभी लोग शायद समझ रहे हैं, यहां पे हमें ये H1 मान लो निकालना है, तो क्या करने वाले हो, चलिए देखिए क्या करेंगे। आप यहां से यहां तक का तो एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद बी से सी में वर्क एनर्जी थ्योरम, और फिर सी से डी में, मान लो इसे डी मान लेते हैं, डी यहां पर है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हटाओ, ये अपने मतलब का नहीं है, इसे डी मान लो। तो सी से डी में फाइनली स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहां से और यहां तक के लिए डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए करते हैं। अब कोई बच्चा बोलेगा सर हमें क्या पार्ट पार्ट में करना जरूरी है, क्या हमें इसको पार्ट पार्ट में करना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं है, कभी भी आपको इंटरमीडिएट से मतलब नहीं है, आप इसको डायरेक्ट इनिशियल, यही तो बात है। अगर कोई स्टेट समझना शुरू कर देगा तो इसमें आप अपना स्टेप बचा सकते हो, और ये फाइनल स्टेप है, ये फाइनल स्टेट है। तो क्या सर हमें बीच में कुछ करने की जरूरत है? नहीं, आपको बीच में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप इनिशियल स्टेट इसे मानो और इसे फाइनल, और सीधे सीधे सारे फोर्सेस का वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो। तो क्या लिखोगे, W ग्रेविटी प्लस W फ्रिक्शन, और फिर वही नॉर्मल आएगा, वो तो जीरो ही होगा, इक्वल टू डेल्टा के, है ना, फॉर A to D। आपको पार्ट पार्ट में करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपकी मजबूरी हो जाएगी कि अगर आपसे VB पूछेगा या VC पूछेगा तब तो आपको पार्ट पार्ट में करना पड़ेगा, यहां से यहां तक का करना पड़ेगा। लेकिन आपसे मैंने हाइट पूछ ली है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। WMG क्या लिखोगे? WMG दो पार्ट में यूज हो रहा है, A से B में और एक C से D में। तो A से B के लिए इसमें दो चीज होंगी, WMG A से B एक वर्क हो रहा है, और फिर ग्रेविटी का वर्क हो रहा है C से D में। ये दो पार्ट में ग्रेविटी का वर्क है। आप बोलोगे सर B से C क्यों भूल रहे हो? तो चलो B से C भी ले लो, बट वो जीरो होगा, सबको पता है, परपेंडिकुलर है, तो उससे हमें मतलब नहीं है। प्लस WFK, और WFK केवल लगेगा फॉर B to C, और चेंज इन नॉर्मल रिएक्शन तो जीरो होगा, नॉर्मल रिएक्शन, ये W ग्रेविटी हो गया, WFK हो गया, WN आप सबको पता है ये जीरो होगा, और डेल्टा के हमारे स्टेट के अकॉर्डिंग ये भी रेस्ट पर है, और यहां पर ये भी रेस्ट पर आएगा। मैक्सिमम हाइट हमने पूछा था आपसे, ठीक है, तो ये भी रेस्ट पर आएगा। तो यहां पर आप बोल सकते हो कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी जीरो। अब आप WMGAB क्या लिखोगे? mg फोर्स इधर ही लग रहा है, कितनी हाइट है? 3/2, और यहां के लिए पॉजिटिव वर्क है, ध्यान दीजिएगा, यहां के लिए नेगेटिव वर्क होगा, mg नीचे और H1 ऊपर, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऊपर है, और mg जो है नीचे लग रहा है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, तो यहां लिखेंगे -mgH1। समझ गए बच्चों? दैट, और काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क ऑलवेज नेगेटिव, तो -μmg, और ये कितना है पूरा D, मतलब 3 इंटू 3 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आप लोग H1 निकाल सकते हो सभी लोग? तो 3/2 mg माइनस म्यू की वैल्यू आपको 0.2 दे रखी थी, है ना, तो 0.2 वैल्यू पुट कर लो, 0.2 इंटू 3 mg इज इक्वल टू mgH1। mg तो कैंसिल ही हो गया, तो H1 अपने पास आया 3/2 माइनस 0.6, तो H1 अपने पास आ रहा है ये नेगेटिव क्यों आ रहा है यार? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो नेगेटिव ही है ना, माइनस आ रहा है ना। ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, माइनस क्यों आ रहा है ये?
अगर मैं डायरेक्ट यहां से यहां कर रहा हूं तो इसमें माइनस आने का क्या पॉसिबिलिटी बन रहा है भाई? H1 कुछ हाइट तो पहले चढ़ेगा। तो mgh पॉजिटिव वर्क होगा, उसका नेगेटिव वर्क होगा, और ये भी नेगेटिव वर्क होगा, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वो 0 है। म्यू 0.2 दिया हुआ है। H1 नेगेटिव आ रहा है ना? नहीं आ रहा है? अच्छा नहीं आ रहा है, सॉरी, ठीक है। हाँ, H1 3 माइनस 1.2/2, ठीक है, ये 3 है ना? ठीक है, ठीक है, ये 0.6 है, ठीक है। तो यहां से आप बोल सकते थे, अब तो कर ही लोगे, तो ये अपने पास हो जाएगा कितना? 2.8। तो यही आ जाएगा 1.8, तो 0.9, ठीक है, सही है आप लोगों का, 0.9 मीटर। तो ये 0.9 मीटर चढ़ेगा, बिल्कुल सही है आप लोग का आंसर, 0.9 मीटर चढ़ेगा, ठीक है बच्चों। तो 0.9 मीटर चढ़ेगा, फिर यहां से उतरेगा। फिर जब यहां से उतरेगा तो यहां पे फिर से वेलोसिटी यही वीसी आ जाएगी, क्योंकि यहां से यहां अगर सोचो केवल, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये इसकी पोटेंशियल में गई है, मतलब यहां पे हाफ एम वी सी स्क्वायर इक्वल टू mgh1 लिख सकते हो एनर्जी कंजर्वेशन से, और फिर यही mgh1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हाफ एम वी सी स्क्वायर में, और फिर ये इधर जाएगा। जब इधर जाएगा तो ये इस तरफ होगा, और फिर ये कितना उठेगा आप इसको फिर निकाल सकते हो, है ना? इस साइड ये कितना उठेगा आप निकाल लेना, और फिर ये जब लुढ़क के आएगा तो यहां कहीं मिड पॉइंट पे स्टॉप होगा। आई थिंक अब सभी बच्चे समझ गए हैं कि इसमें जो भी मुझे बताना था मैंने सब बता दिया है, ठीक है। कोई बच्चा पूछे कि सर ये फिर से इसमें क्या कितना चढ़ेगा, तो फिर वो यहां से और सीधे यहां तक का एनर्जी वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकता है, ठीक है। ठीक है बच्चों, चलो फिर कल मिलते हैं। कल आपकी जो क्लास होगी उसके बाद मैं आपको कुछ ढेर सारा होमवर्क देने वाला हूं, ठीक है, जिससे कि आपको जो छुट्टियां हैं उसको आप अच्छे से यूज कर पाओ, ठीक है। अभी आप रिवाइज करके आएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं।